हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसकी पीडीएफ में डाल दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके ले सकते हो। इंटेक्स क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसे भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है उसकी पीडीएफ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक्सप्लेनेशन भी जाके वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ी हो विद नोट्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अब हमें एक टेम्परेचर दे रखा है, उसे हमें सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, 293 केल्विन। ये फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आपको दे रखा है केल्विन, आप डिग्री सेल्सियस बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। देखते हैं कैसे। 293 जो हमें दे रखा है वो हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, आगे हमें क्या दे रखा है कि सेल्सियस को इसको हम इधर कर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में और हमारा आंसर निकल जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। राइट, नेक्स्ट में भी हमें यही करना है। 470 केल्विन हमें दे रखा है, इसमें हमें सेल्सियस इधर आ जाएगा और के की जगह हम लिख देंगे 470 और माइनस में 273। तो ये हमारा निकल जाएगा आंसर। आंसर क्या निकला हमारा, माइनस करके दोनों का आया 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब हमें एक टेम्परेचर दे रखा है, हमें उसे केल्विन पे करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने उसे सेल्सियस पे किया था, अब केल्विन पे करना है। तो दे रखा है हमें 25 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट पार्ट, तो अब हमें सेल्सियस दे रखा है, हमें केल्विन निकालना है। तो सेम फॉर्मूले के साथ आप करोगे, सेल्सियस की जगह रख दोगे 25 प्लस 273, दोनों को प्लस करोगे तो केल्विन निकल आएगा 298 केल्विन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है, सेम फॉर्मूले में आपको ये ऊपर की वैल्यू सेल्सियस की पुट कर देनी है और केल्विन आपका निकल जाएगा। राइट, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब हमें रीजन बताना है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, उसके रीजन बताने हैं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है नैप्थलिन बॉल डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो नैप्थलिन बॉल्स क्या होती है पहले आपको पता होना चाहिए। नैप्थलिन बॉल ना एक वाइट कलर की बॉल्स होती हैं जो कि हम गर्म कपड़ों वगैरह में डालते हैं, जिसकी वजह से वो कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। ठीक है, तो हमें वो कपड़ों में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उठा के रख देते हैं कपड़े, जैसे गर्मियों के कपड़े या सर्दियों के कपड़े उठा के रख देते हैं तो उसमें डाल देते हैं, तो ये होती है नैप्थलिन बॉल्स। ठीक है, वो कैसे डिसअपेयर हो जाती है टाइम के साथ, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। उसका कोई सॉलिड चीज़ नहीं बचती और वो अपने आप ही डिसअपेयर हो जाती है, अपने आप ही गायब हो जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? नैप्थलिन बॉल हैव अ टेंडेंसी टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की ना टेंडेंसी होती है नैप्थलिन बॉल्स में कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड चीज़ गैस में कन्वर्ट हो गई बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। दैट इज इट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट। इट्स चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट में डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाती है। देयरफॉर द साइज ऑफ द नैप्थलिन बॉल स्लोली डिसअपेयर। जो साइज होता है नैप्थलिन बॉल का वो स्लोली डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है, और एट लास्ट में क्या होता है, वो डिसअपेयर हो जाता है। कोई भी सॉलिड रेसिड्यू नहीं बचता लास्ट में। ठीक है, तो वो अपने यहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, गिव रीजन। तो आपके पास परफ्यूम होगा, आप परफ्यूम लगाते होगे, तो अगर कोई बंदा दूर बैठा है तो उसके पास परफ्यूम की स्मेल पहुंच जाती है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमें ये बताना है। मैंने आंसर में लिख रखा है कि परफ्यूम एक्चुअली इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ प्लीजेंट स्मेल वेपर्स। परफ्यूम ना बहुत सारी स्मेल का मिक्सचर होता है, गैस भी होती है उसके अंदर और परफ्यूम भी होता है। Due to the diffusion, the particles of the perfume mix with the particles of air. अगर हम उसे स्प्रे करते हैं, ये आपका परफ्यूम है, हमने इसे किया स्प्रे, तो ये चला गया हवा में, एयर में चला गया ये। तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच में गैप है और वो दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी ये हो गया डिफ्यूजन, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो परफ्यूम की स्मेल है वो दूर तक पहुंच जाती है, सेवरल मीटर्स ओके तक पहुंच जाती है, क्योंकि लिक्विड और
एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों एक साथ डिफ्यूजन हो जाते हैं और एक साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ही बहुत दूर तक परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने दो पार्ट किए क्वेश्चन नंबर 3 के, एक नैप्थलीन बॉल्स वाला, एक परफ्यूम वाला, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है पार्टिकल्स के, कि वाटर में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, शुगर में और ऑक्सीजन में। तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि पार्टिकल्स ना कितने चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, कितना पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो शुगर के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद होता है वाटर, और फिर उसके बाद होता है ऑक्सीजन। आपने पढ़ा होगा, शुगर हो गया सॉलिड, सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, फिर आ जाता है लिक्विड, वाटर हो गया लिक्विड, और फिर हो गया गैस, राइट। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। हमें वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है कि हमें एक टेम्परेचर दे रखा है, उसकी उस टेम्परेचर पे वाटर कैसा होगा, कौन सी स्टेट में होगा वो। फिजिकल स्टेट 3 तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है मैटर का, तो आपको याद होगा 3 होती हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फर्स्ट हमें दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ना वाटर ना लिक्विड फॉर्म में होता है, वो होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। आगे हमें दे रखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री पे तो बर्फ़ जम जाती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो 0 डिग्री पे वो जम गई बर्फ़। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैस स्टेट में भी होता है, क्योंकि वो बॉयल हो रहा होता है, ठीक है। बॉयल होता रहेगा तो वो वेपर बन के उड़ भी रहा होगा, गैस भी बन रही होगी उसकी, और वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। अब हमें 2 रीज़न बताने हैं जस्टिफाई करने के लिए। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसे जस्टिफाई हमें करना है। तो फर्स्ट दे रखी है वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। पानी जो है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमें इसका रीज़न देना है कि पानी रूम टेम्परेचर में अगर हम रखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में क्यों होगा, वो जमेगा क्यों नहीं, और उसका टेम्परेचर क्या होगा पानी का। तो वाटर इज़ अ लिक्विड। अब आपको पता है कि पानी जो है वो लिक्विड है, राइट, एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। उसकी रीजंस क्या क्या हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे है। फर्स्ट है कि इट टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर। वो किसी भी कंटेनर की शेप में ले लेता है पानी, और वो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से फ्लो भी हो जाता है। फ्लो होने की वजह से वो जिस कंटेनर में आप उस पानी को डालोगे वो उसी शेप का हो जाएगा। इसकी वजह से वो वाटर उसमें होता है। और हो गया फिक्स्ड वॉल्यूम, उसकी होती है फिक्स्ड वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होती है पानी की। स्पार्टा में दे रखा है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। हमारे रूम में जो आयरन की, लोहे की जो अलमारी होती है, लोहे वाली अलमारी सबके घर में होती है, मेरे भी है, आपके भी होगी। तो वो सॉलिड क्यों होती है वो रूम टेम्परेचर पे, हमें ये बताना है। तो आयरन की जो अलमीरा है वो सॉलिड होती है। किस रीज़न की वजह से सॉलिड होती है? क्योंकि उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होती है। इसका मतलब कि वो हार्ड होती है और वो रिजिड होती है, राइट। इट कैन नॉट फ्लो लाइक वाटर। वाटर की तरह फ्लो नहीं करती है वो, और उसकी वो फ्लूइडिटी भी नहीं होती है आयरन अलमारी की, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि आयरन अलमीरा जो होती है उसकी एक डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो हार्ड होती है, वो रिजिड होती है, और पानी की तरह वो फ्लो नहीं करती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वाई इज आइस एट अ 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। बर्फ़ जो है वो 273 केल्विन पे अगर हो, वो ठंडक देने में ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है पानी से एट द सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम आइस को पिघलाएंगे तो एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी हीट होगी उसकी वजह से जो बर्फ़ ना पिघल रही होगी, ठीक है, एंड गेट चेंज इनटू वाटर, और वो वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी। दैट मेक्स द कूलिंग इफेक्ट मोर इंटेंस। उसकी वजह से क्या होगी? बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट मोर
इंटेंस होगा अगर हम पानी से कंपेयर करें तो। आइस ज़्यादा ठंडी होती है, पानी से कंपेयर करें तो आइस ज़्यादा इंटेंस हुई एज़ कंपेयर टू वाटर। तो इसी वजह से आइस 273 केल्विन पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कूलिंग देने में एज़ कंपेयर टू पानी, ठीक है, एज़ कंपेयर टू वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरल बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें बताना है कि आपको कौन सा ज़्यादा गंभीर जलन देगी, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम। स्टीम अगर 373 केल्विन पे है तो वो मोर देन हीट एनर्जी, उसके अंदर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी स्टीम के अंदर, और वो इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की होगी। वेपराइजेशन हो रहा होगा उसका, क्योंकि उसके अंदर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम बॉइलिंग वाटर की बात करें 373 केल्विन पे तो इतना वो ज़्यादा बर्न नहीं कर पाएगा, स्टीम ज़्यादा सेवरल बर्न देगी एज़ कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो यही इसमें था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो जल्दी से पढ़ते हैं। नेम A B C D E and F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट। अब हमें A B C D E F हमें एक डायग्राम दे रखा है, उसमें हमें बताना है कि ये क्या है। ये चेंज स्टेट को चेंज करना दिखा रहा है, तो वो कौन सी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो हमें डायग्राम दे रखा है, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, सॉलिड लिक्विड गैस। तो फर्स्ट एरो है A वाला, तो ये क्या कर रहा है, तो ये वाला जो है फर्स्ट एरो जो जा रहा है सॉलिड की तरफ, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड की तरफ। तो मैंने आपको बताया था जब सॉलिड की तरफ लिक्विड अपना स्टेट चेंज कर रहा हो तो क्या हुआ, बर्फ़ जो है वो पानी बन रही है, क्या हुआ उसकी मेल्टिंग हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे, राइट। अब नेक्स्ट एरो दे रखा है कि लिक्विड से अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर हम पानी को उबाल रहे हैं तो पानी वेपर बन के उड़ रहा है, स्टीम हो रही है, उसकी वेपराइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो बी को क्या कहेंगे, हम वेपोराइजेशन प्रोसेस कहेंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ठीक है। जो हमें सी दे रखा है वो दे रखा है हमें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने का, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिफिकेशन या फिर कंसोलिडेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये हम उसे कहेंगे। अब लिक्विड से अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उसे क्या कहेंगे, अब पानी है, आप उसको क्या कर रहे हो, जमा रहे हो, उसके पार्टिकल्स को पास ला रहे हो, तो वो किस में फ्रीज करोगे, तो वो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। तो उसका क्या हुआ, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहेंगे हम उसे, ठीक है। तो आगे हमें दे रखा है कि अगर डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस बन रहा हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में आ रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि जैसे नैप्थुलिन बॉल्स का हमने एग्जांपल, नैप्थुलिन बॉल्स हैं वो डायरेक्ट हवा में उड़ के वो गैस बन जाएगी, तो मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना, ठीक है। तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस दे रखा है एफ वाला, वो देखते हैं क्या है, वो है गैस से सॉलिड बन जाना। गैस से अगर सॉलिड बन रहा है तो वो भी एक सब्लिमेशन प्रोसेस में ही आता है, ठीक है, उसे हम सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि क्या क्या होता है इसके अंदर। जब स्टेट चेंज होती है तो हम उसे क्या क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड हो रही है फ्यूजन, लिक्विड से गैस हो रही है वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड हो रही है तो कंसोलिडेशन और लिक्विडिफिकेशन, और लिक्विड से सॉलिड हो रही है तो फ्रीजिंग। और सब्लिमेशन प्रोसेस का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल आपको पता चल गया, आप कपूर का एग्जांपल भी लिख सकते हो इसके अंदर, और नैप्थुलिन बॉल्स का तो पता ही है आपको, ठीक है। तो एग्जांपल ज़रूर देना अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू चेंज ऑफ द स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं ये कंप्लीट, मैं इसकी PDF डाल दूँगी टेलीग्राम पे। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, अगर आपको समझ आया हो अच्छे तरीके से, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट मी कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू दिस वीडियो, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।